दोस्तों, कल हमने देखा कि सिंधु बिंदु शिवानी के साथ मिलकर हॉस्पिटल में टीना के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने गई थी, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं चला। डॉक्टर वही बता रहा था जो टीना ने बताने के लिए कहा था। उधर टीना अपनी शादी की तैयारियों को लेकर अपसेट थी। वहीं युवराज अपने ऑफिस में गद्दारों को साफ करने में लगा हुआ था। उसको लग रहा था कि मुकुल अकेला सब इसके पीछे है, लेकिन उसके सामने एक जब समीर सिकंदर का नाम आया, जब वो हैरान हो गया। इसी बीच चंदन और वसीम माही के एक्सीडेंट और उसके गायब होने के मामले को सुलझाने में लगे हुए थे। ड्राइवर राजू के जवाबों ने नए सवाल और बढ़ा दिए थे। राजू से किसी ने ट्रक ले लिया था। वसीम भाई ने अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने राजू के कान में अपना हाथ छोड़ दिया और एक जोरदार चमाटा मारा। अब आगे आज के 241वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। थप्पड़ लगते ही राजू गिड़गिड़ाने लगा। साहब साहब, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मेरे से ट्रक ले लिया गया था। उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। मैं पैसे के लालच में आ गया साहब, और मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मुझे छोड़ दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते कहते राजू रोने लगा था। वसीम ने उसको गुस्से में घूरा। राजू वसीम की आंखें देखकर अंदर तक कांप गया था। वसीम की आंखें बिल्कुल लाल जैसे खून की तरह हो गई थी। वो गुस्से की वजह से कांपने लगा था। उसने अपने दांत भींचते हुए राजू को एक और चांटा जड़ दिया। राजू ने अब तक जो शराब पी थी उसका पूरा का पूरा नशा उतर गया था। वहीं वसीम के सामने वो हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर भी बैठ गया था। वसीम ने अपनी सख्त आवाज में पूछा, अब मुझे सीधे सीधे बता, तुमसे ट्रक कहाँ लिया गया था और अभी के अभी मुझे उस जगह पर लेकर चल। जी जी साहब, मैं आपको लेकर चलता हूँ, लेकिन साहब मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ पैसों के लालच में अपना ट्रक दिया था साहब, राजू ने डर के मारे कांपते हुए कहा। वसीम ने पीछे मुड़कर अपने आदमियों को इशारा किया। वसीम का इशारा तुरंत समझ गए और उन्होंने राजू को उठाया और गाड़ी में धर लिया। चंदन अभी तक चुपचाप ये खड़ा देख रहा था। वो भी वसीम के साथ साथ गाड़ी में बैठ गया और वो लोग उस तरफ चल दिए जहां पर राजू ने उस अज्ञात व्यक्ति से ट्रक ले लिया था। इधर जब वसीम और राजू चंदन को लेकर उस जगह पर जा रहे थे, यहाँ पर ट्रक जहां गायब हुआ था, वहीं उधर युवराज को जब पता चला कि इस सब के पीछे समीर सिकंदर है, तो उसने नैतिक से कहा, नैतिक, हमें समीर सिकंदर से निपटने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाने होंगे। मैं इस बारे में सोचता हूं, तब तक इन सब को तुम देख लो। ये अभी सिंघानिया ग्रुप के साथ जुड़ चुके हैं। इनको समझा दो कि कैसे काम करना है, और मैं अभी घर जा रहा हूं। ठीक है सर, आप जाओ और आप आगे की रणनीति बनाओ, मैं यहां संभाल लूंगा। नैतिक ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। युवराज को नैतिक पर पूरा विश्वास था। वो निश्चिंत होकर अपनी गाड़ी में बैठा और सिंघानिया हाउस की ओर निकल गया। उधर शिवानी राधिका के साथ हॉस्पिटल में थी। सिंधु और बिंदु टीना के बारे में डॉक्टर से बात करने के बाद वापस चली गई थी। शिवानी राधिका को लेकर डॉक्टर शैलजा के पास चली जा रही थी। शिवानी और राधिका हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चल रही थी। राधिका के जल चुके चेहरे पर अभी भी पट्टियां बंधी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। शिवानी उसके साथ थी। उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते हुए वो आगे चल रही थी। जब वे डॉक्टर शैलजा के कैबिन में पहुंचे तो डॉक्टर पहले से ही उनकी रिपोर्ट्स चेक कर रही थी। वो एक अनुभवी लेकिन युवा सर्जन थी, जिनकी आंखों में गंभीरता झलक रही थी। शिवानी ने पहले डॉक्टर को राधिका की रिपोर्ट भेज दी थी और उसकी सिचुएशन के बारे में कि वो पहले ही पता कर ले। जब वो लोग अंदर कैबिन में पहुंचे तो डॉक्टर ने उसे जांच बेड पर बैठने के लिए कहा। आइए मिस राधिका, आप यहाँ पर बेड पर बैठिए, डॉक्टर शैलजा ने नरम लेकिन पेशेवर अंदाज में कहा। राधिका धीरे धीरे बेड पर बैठी और डॉक्टर ने बड़ी सावधानी से उसकी पट्टियां हटानी शुरू कर दी। जैसे ही पट्टियां हटी, शिवानी ने घबरा कर नजरें फेर ली। राधिका का चेहरा बुरी तरह से झुलस चुका था। वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही थी। डॉक्टर शैलजा ने उसका चेहरा ध्यान से देखा और अपने असिस्टेंट को बुलाकर दोबारा से राधिका के चेहरे पर पट्टियां बांधने को कहा। असिस्टेंट ने भी हाँ में सिर हिलाया और अपने काम में लग गई। शिवानी डॉक्टर शैलजा के साथ बैठकर बातें करने लगी। डॉक्टर शैलजा ने एक बार फिर राधिका की रिपोर्ट देखी और एक कागज पर उसकी सिचुएशन के बारे में लिखने लगी। उनके चेहरे पर बहुत गंभीर भाव थे। थोड़ी देर कुछ लिखने के बाद उन्होंने शिवानी की तरफ देखा और अपना पेन नीचे रखते हुए बोली, मिस शिवानी, आपके पेशेंट की स्थिति बहुत खराब है। इस स्थिति में यहाँ कोई इलाज संभव नहीं है। इनका चेहरा तो पूरी तरह से जल चुका है। हमारे पास वो उन्नत उपकरण नहीं है जो इनकी सर्जरी के लिए चाहिए। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इसे दिल्ली के मेट्रो हॉस्पिटल में डॉक्टर सुनंदा के पास ले जाएं। वो प्लास्टिक सर्जरी की विशेषज्ञ हैं और इस मामले में आपकी सबसे अच्छी मदद भी कर सकती हैं। मैं पर्सनल उनको राधिका के हालात के बारे में इन्फॉर्म भी कर दूंगी। वो आपकी मदद जरूर करेंगे। अब शिवानी के पास और कोई चारा नहीं था। उसको डॉक्टर शैलजा की बात माननी ही थी, लेकिन वो खुद से कोई फैसला नहीं ले सकती थी। उसको फैसला करने के लिए राधिका की सहमति और आदित्य से भी बात करनी जरूरी थी।
इसलिए उसने सबसे पहले आदित्य से बात करने का फैसला किया। राधिका को लेकर शिवानी के चेहरे पर चिंता के भाव थे। शिवानी को राधिका के साथ बहुत हमदर्दी थी। वो उसकी हालात देख नहीं पा रही थी। जब से उसने राधिका को पहचान पाती तब से वो जल्द से जल्द राधिका को ठीक करना चाहती थी। उसने बिना समय गवाए अपना मोबाइल निकाला और सीधा आदित्य को फोन मिला दी। ट्रिंग ट्रिंग। कुछ ही रिंग्स के बाद आदित्य ने कॉल रिसीव की। उधर आदित्य पहले से ही शिवानी के कॉल का इंतजार कर रहा था। उसने कॉल रिसीव करते ही कहा, हेलो शिवानी, बताओ क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? आदित्य, डॉक्टर ने राधिका की अच्छी तरह से जांच कर ली है। उनका कहना है कि डॉक्टर जो कह रही है कि राधिका की हालत बहुत गंभीर है, उसकी सर्जरी यहाँ संभव नहीं है। हमें उसे सर्जरी के लिए दिल्ली के मेट्रो हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा। वहाँ डॉक्टर सुनंदा राधिका की सर्जरी करने के लिए बेस्ट बता रही हैं और वो कह रही हैं कि उनका इलाज वो ही कर सकती हैं। शिवानी ने पूरी बात आदित्य को बताई। शिवानी की बात सुनकर आदित्य ने कुछ पलों तक सोचा, फिर दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है, फिर इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। तुम राधिका को वापस लेकर आओ। अगर ऑब्जर्वेशन में रखने की जरूरत है तो डॉक्टर से बात कर लो। हम कल सुबह ही राधिका को लेकर दिल्ली जा रहे हैं। आदित्य राधिका को लेकर ये किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहता था। वो राधिका को लेकर बहुत गंभीर था और वैसे भी वो राधिका को मुंबई से दूर लेकर जाना चाहता था। ठीक है आदित्य, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ और दिल्ली जाने की तैयारी कर देती हूँ। शिवानी ने जवाब दिया और फोन काट दिया। फोन काटने के बाद शिवानी ने डॉक्टर शैलजा से बात की। डॉक्टर ने कहा कि राधिका को इस समय घर पर रहने से खतरा खाली नहीं है। उसे अभी हॉस्पिटल में रखा जाए ताकि कोई भी इमरजेंसी होने पर तुरंत इलाज मिल सके। इसलिए उसको जब तक दिल्ली मेट्रो हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया जाता तब तक यही इसी हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। शिवानी ने तुरंत हॉस्पिटल का सबसे अच्छा कमरा खुलवा लिया और राधिका को वहां पर शिफ्ट कर दिया। रात भर शिवानी राधिका के पास बैठी रही। राधिका की आंखों में न जाने कितने सवाल थे, न जाने कितनी तकलीफें छुपी थी, लेकिन एक उम्मीद थी कि शायद दिल्ली में उसकी जिंदगी फिर से नई राह पर चल सकेगी। उधर युवराज फार्म हाउस से वापस सिंघानिया हाउस लौट चुका था। जैसे वो सिंघानिया हाउस के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि सभी लोग हॉल में बैठे उसका ही इंतजार कर रहे थे। काव्या, यशवंत और यामिनी सोफे पर बैठे थे। टीना अभी भी अपने कमरे में थी और सिंधु और बिंदु काव्या के पीछे खड़ी थी। वो दोनों डॉक्टर से बात करने के बाद सिंघानिया हाउस वापस आ गई थी और अपनी गुरु माँ की सेवा में लग गई थी। जैसे ही युवराज अंदर दाखिल हुआ तो सिंधु और बिंदु ने उसे शक भरी नजरों से देखा। फिर भी वो एक दूसरे की तरफ देखा और वह जैसे ही आंखों में इशारा कर रही, दोनों ने मन मन प्लान बना लिया था कि युवराज पर नजर रखेगी और एक दूसरी टीना पर। आज हॉस्पिटल में शिवानी की बात सुनने के बाद अब युवराज भी उसके उनके शक के घेरे में आ गया था। वहीं काव्या ने जब युवराज को आते हुए देखा तो मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और अपने पास ही सोफे पर बैठा लिया। सबरा तुरंत युवराज के लिए पानी लेकर आई और युवराज ने पानी पीते हुए गहरी सांस ली और काव्या की तरफ देखने लगा। काव्या के चेहरे पर मुस्कान थी और उसने युवराज के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, युवराज, कल सुबह तैयार रहना। तुम्हारी और टीना की शादी की शॉपिंग के लिए चलेंगे और शाम को तुम दोनों की साधारण तरीके से हमारे आंगन के मंडप में शादी करवा दी जाएगी। काव्या की बात सुनकर युवराज का मन बुझ गया। वह अभी भी शादी नहीं करना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि माही अब भी जिंदा है और वापस आएगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और इस शादी को कैसे रोके। युवराज के दिमाग में हलचल तेज हो गई। उसे लग रहा था कि वो किसी के जाल में फंसता जा रहा है। उसे कुछ तो सोचना होगा। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने तुरंत काव्या की ओर देखा और कहा, दीदी, क्या हम ये शादी कुछ दिनों के लिए टाल नहीं सकते? अभी बिजनेस में बहुत गड़बड़ चल रही है। समीर सिकंदर वापस आ गए हैं और आते ही उसने मुकुल के साथ मिलकर सिंघानिया ग्रुप पर हमला बोल दिया है। अभी मेरा पूरा ध्यान इस पर है। इससे पहले सब सुलझा लूं, फिर आराम से शादी कर लेंगे। लेकिन उसकी बात सुनकर वहां बैठे यशवंत चौधरी भड़क गए। उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें खिंच गई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, नहीं युवराज, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा है कि टीना की मां बनने के चांस 100% है। ऐसे में अगर किसी को कुछ पता चला गया तो हमारी इज्जत क्या रहेगी? हमारी एक बेटी पहले इस दुनिया में नहीं रही, अब दूसरे का दुख हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें कल ही टीना से शादी करनी होगी। युवराज को लगा कि जैसे किसी ने उसके पैरों तले की जमीन खींच ली हो। उसकी आंखों में दर्द उभर आया। वो अब भी अपने दिल को यह समझाने के लिए तैयार नहीं था कि माही अब इस दुनिया में नहीं रही थी। यामिनी ने भी अपने पति की बात का समर्थन किया। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। युवराज बेटा, हम नहीं चाहते कि कोई और बवाल हो। माही के जाने के बाद हमारे घर में बस दुख ही दुख रह गया है। लेकिन टीना हमें संभाल रही है। वो तुम्हारे लिए भी सही रहेगी। बस इस शादी को और मत टालो। काव्या भी इस फैसले से सहमत थी। हालांकि उसे टीना उतनी पसंद नहीं थी जितनी माही थी, लेकिन फिर भी वो इस शादी से खुश थी। उसके मन में एक ही विचार था कि शायद टीना ही युवराज को संभाल सके
उसे माही के गम से बाहर निकाल सके। युवराज के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। वो जानता था कि अगर उसने ज्यादा विरोध किया तो मामला और उलझ जाएगा। उसे इस शादी को रोकने के लिए कोई और रास्ता निकालना होगा, लेकिन कैसे? ये सवाल उसके दिमाग में गूंज गया। क्या युवराज इस शादी को रोक पाएगा, या उसे मजबूरी में रिश्ता कबूल करना ही होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। दोस्तों, 242वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज अपनी माही की मौत के बाद टूट चुका था, लेकिन परिवार उसे टीना से शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था। बिजनेस संकट का बहाना बनाकर वो शादी तो टालना चाहता था, लेकिन यशवंत चौधरी ने सख्ती से इनकार कर दिया। परिवार की इज्जत और दबाव के बीच युवराज फंस गया था। उधर टीना अपने कमरे की बालकनी के नीचे खड़ी हो रही, जो जीते की बातें थी वो सब सुन रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी झलक रही थी। जब उसने सुना कि युवराज शादी को टालने की बात कर रहा है, तो उसके चेहरे पर तनाव की लकीरें उभर आई। डर उसके दिल में घर कर गया कि अगर शादी अभी नहीं हुई तो कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने न आ जाए। लेकिन जैसे यशवंत चौधरी ने सख्ती में कहा कि शादी कल ही होगी, तो उसे थोड़ी सी राहत मिली। हालांकि वो अब तक चैन से नहीं बैठ सकती थी जब तक शादी पूरी न हो जाए। उसने युवराज को पाने के लिए बहुत कुछ किया था और वो अपने ख्वाब को टूटते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन युवराज का ऐसा बेरुखी भरा रवैया, उसकी शादी में कोई दिलचस्पी न दिखाना, टीना के अंदर गुस्से की आग भर रहा था। उसके हाथ की मुट्ठियां कसने लगी, आंखें आक्रोश से भर गई। मन ही मन उसने खुद से कहा, एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखते हूं कि कितने नखरे करता है ये। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता आ गई और फिर से नीचे की बातचीत सुनने लगी। उसकी आंखें अब भी युवराज पर टिकी हुई थी। नीचे सिंधु बिंदु भी युवराज की बातों को सुनकर उलझन में पड़ गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि युवराज सच में शादी टालना चाहता है या फिर केवल दिखावा कर रहा है। अगर ये वाकई में शादी नहीं करना चाहता तो कम से कम कुछ तो बहस करता, लेकिन उसने इतनी आसानी से यशवंत चौधरी की बात मान ली। सिंधु बिंदु ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में संदेह था। बिंदु ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, शिवानी शायद सही कह रही थी। सीनियर भी टीना के साथ मिला हुआ लगता है, नहीं तो इतनी आसानी से कैसे मान जाते। सिंधु ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों गुस्से में युवराज को देखने लगी। उन्हें अब यह यकीन हो चला था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। युवराज के चेहरे पर गहरा असमंजस था। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। वो जानता था कि यह शादी उसके लिए किसी कैद से कम नहीं होगी। उसका दिल अब भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि माही अब इस दुनिया में नहीं है। उसे लगता था कि कहीं न कहीं, किसी न किसी मोड़ पर माही उसे फिर से मिल जाएगी, लेकिन परिस्थितियां उसे मजबूर कर रही थी। युवराज चुपचाप अपनी नजरें झुकाए बैठा था। उसके दिमाग में हजारों सवाल और उलझनें चल रही थी। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा उस रात के बारे में? मैंने कब टीना के साथ जबरदस्ती की? मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसे कुछ किया होगा। अगर मुझे उस दिन की बाकी सारी यादें याद हैं, तो यही बात क्यों धुंधली है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन टीना के साथ जरूर कुछ हुआ है। अगर वो मैं नहीं था तो फिर कौन हो सकता है? मुझे सच तक पहुंचना होगा। मुझे इस साजिश का पर्दाफाश करना ही होगा, अगर वो भी इस शादी से पहले। अगर मैं ऐसा ना कर पाया तो मुझे इस शादी के लिए मजबूर होना पड़ेगा। शादी का ख्याल आते ही युवराज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो मन ही मन बहुत सारे सवाल सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने अतीत के दृश्य तैरने लगे। उसे अपने और माही की शादी का दिन याद आ गया था। माही की शर्माई हुई मुस्कान, उसकी हंसी, शादी के जोड़े में परी जैसी लग रही थी माही। सब कुछ उसके जहन में उमड़ आया था। उसकी आंखें नम होने लगी थी। अगर मैंने टीना से शादी कर ली तो मैं माही मुझे कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। अगर वो इस दुनिया में नहीं भी है तो भी ऊपर जाकर मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? ये सोच सोचकर उसकी आंखें में आंसू आ गए थे। उसकी नजरें काव्या पर गई, जो अब भी मुस्कुरा रही थी। उसे लगा कि जैसे उसकी बहन को उसके दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसने खुद को संयमित करते हुए गहरी सांस ली और मन ही मन खुद से कहा, अगर मैंने अभी भी कुछ कहा तो चीजें और बिगड़ जाएगी। मुझे कोई दूसरा तरीका निकालना होगा। वो अचानक खड़ा हुआ और अपने आंसू छुपाने की कोशिश करते हुए काव्या से बोला, दीदी मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। आपको जो ठीक लगे आप शादी की तैयारी को देख लीजिएगा। बस इतना ध्यान रहे कि सब कुछ बिल्कुल साधारण तरीके से हो। इतना कहकर वो अपने कमरे की ओर बढ़ गया। युवराज की हालात देखकर काव्या को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वो सिंधु और बिंदु का अब शक और भी गहरा हो गया था। वे एक दूसरे को और देखते हुए मन ही मन सोचने लगे, शिवानी की बातों से तो मुझे यही लग रहा है और सीनियर के हाव भाव से भी यही लग रहा है कि वो शादी से खुश नहीं, लेकिन फिर भी चुपचाप मान क्यों रहे हैं? अगर वो सच में टीना से शादी नहीं करना चाहते तो उसने थोड़ी और बहस क्यों नहीं की?
कहीं वो भी टीना के साथ मिलकर कोई खेल तो नहीं खेल रहे। सिंधु और बिंदु अब युवराज पर नजर बनाए रखने का मन बना चुके थे। उन्हें इस शादी के पीछे सच का बाहर पता लगाना ही था। वहीं यशवंत चौधरी की आंखों में दृढ़ता थी। वो किसी भी कीमत पर इस शादी को होते हुए देखना चाहते थे। उनके लिए सिर्फ शादी नहीं थी, यह उनकी इज्जत का सवाल था। उन्होंने टीना के भविष्य की कल्पना भी कर ली थी। किसी भी हाल में वो इस रिश्ते को अब टूटने नहीं देना चाहते थे। यामिनी की आंखों में एक माँ की चिंता थी। उन्होंने युवराज को गौर से देखा और समझ गए कि वो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी थी। वो अपनी बेटी टीना की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थी। माई की मौत के बाद वो डरी हुई थी कि कहीं टीना की जिंदगी भी अकेलेपन में न गुजर जाए। अदर टीना अब भी और ज्यादा सतर्क हो चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि यह शादी इतनी आसानी से नहीं होगी। उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। युवराज पर कड़ी नजर भी रखनी होगी। वो अपने कमरे में घूमने लगी। उसकी आंखों में जुनून था। वो बुदबुदाई, मैंने इस शादी के लिए बहुत कुछ किया और अब मैं इसे टूटने नहीं दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, अब कोई भी मुझे युवराज से अलग नहीं कर सकता। टीना ने तय कर लिया था कि वो किसी भी हाल में युवराज को अपनी मुट्ठी में करके ही रहेगी। अब बस एक रात की बात थी, फिर सुबह नई चालें चलनी थी। दूसरे युवराज बेचैन था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बंधन से निकलने के लिए क्या करे। युवराज अपने कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। वो आईने में सामने खड़ा होकर खुद को देख रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो अपने अतीत को याद करने की कोशिश करता, लेकिन टीना वाली रात का एक भी दृश्य उसके दिमाग में नहीं आता। ये कैसे हो सकता है? जब सब कुछ याद है तो ये क्यों नहीं? क्या किसी ने मेरे साथ कोई साजिश की? क्या कोई सच्चाई मुझसे कोई छुपा रहा है? ये सोचते ही उसका गुस्सा और बेचैनी बढ़ने लगी थी। उसे किसी भी हाल में इस गुत्थी को सुलझाना ही था, वो भी जल्द से जल्द। उसके पास समय बहुत कम था, सिर्फ एक ही दिन था। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन हवाओं में बेचैनी थी। कोई गहरी साजिश रच रहा था, कोई अपने प्यार के ख्यालों में खोया था, तो कोई हकीकत के थपेड़ों से जूझ रहा था। आने वाली सुबह कई अनकहे राज खोलने वाली थी। उधर वसीम भाई और चंदन के दिलों में हलचल मच गई थी। वो दोनों एक सुनसान इलाके में स्थित उस बड़े से गोदाम के पास खड़े थे, जहां अब उन्हें यकीन था कि कोई सुराग जरूर मिलेगा। एक पुराना और सुनसान गोदाम, जहां केवल हल्की हल्की स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी पड़ रही थी। उनके साथ ट्रक ड्राइवर राजू भी था, जो कुछ घबराया हुआ लग रहा था। ये वही जगह थी जहां से उन रहस्यमय लोगों ने राजू से जबरन ट्रक ले लिया था। वसीम ने चारों तरफ ध्यान से देखा और धीरे से बोला, चंदन, हमें सतर्क रहना होगा। यह जगह सुनसान है, पर पता नहीं कब कौन आ जाए। चंदन ने सहमति में सिर हिलाया और आगे बढ़ा। गोदाम का माहौल डरावना था। चारों ओर जंग और लोहे के बने ढांचे और धूल से भरी पुरानी मशीनें पड़ी थी। वसीम और चंदन अपने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखने लगे, और तभी उनकी नजर एक गोदाम के पीछे ट्रक पर पड़ी। उन्होंने धीरे से वसीम को इशारा किया। वसीम ने भी ट्रक की ओर देखा और फौरन समझ गया कि यह ट्रक वही था जिसमें वो लोग ब्लैक मर्सिडीज को लेकर आए थे। वो दोनों धीरे धीरे ट्रक के पास पहुंचे और उसकी जांच करने लगे। ट्रक के अंदर झांकने पर उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। ब्लैक मर्सिडीज अब भी ट्रक के अंदर ही पड़ी थी। चंदन ने जैसे ही गाड़ी को छुआ, उसकी उंगलियां ठंडी धातु से चिपक गई। एक ठंडा एहसास उसकी रीढ़ तक दौड़ गया। चंदन ने धीरे से कहा, भाई, ये तो वही गाड़ी लग रही है जो उस दिन एक्सीडेंट वाली जगह पर थी। लेकिन ये सवाल है कि ये लोग माही मैडम को लेकर गए कहां? वसीम ने गहरी सांस ली। मामला और उलझ गया था। यही तो समझ नहीं आ रहा चंदन। हमने कितनी कोशिश की, पर इस गाड़ी का कोई सुराग नहीं मिला। अब समझ आया कि ये ट्रक के अंदर छुपी हुई थी। शायद इसी वजह से हम इसे ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। पर अब भी अगला सवाल यही है कि माही मैडम को ले जाने वाले नकाबपोश लोग आखिर गए कहां? चंदन ने चारों तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, अब हमें क्या करना चाहिए? वसीम, हमारी जांच इस गाड़ी तक आकर रुक गई। अब आगे क्या करें? वसीम भी सोच में पड़ गया। फिर उसने जेब से फोन निकालकर कुछ देर तक स्क्रीन को घूरा और कहा, हमें मालिक से बात करनी चाहिए। अब वही बता सकते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। चंदन ने भी हामी में सिर हिला दिया और उसने झट से फोन मिला दिया। ठीक है, मैं उन्हें कॉल करता हूँ। वो जल्दी से युवराज का नंबर डायल करने लगा, पर इससे पहले कि कॉल लगता, गोदाम के अंदर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। वो एकदम से सावधान हो गए और दीवार की आड़ में छिप गए। चंदन फुसफुसाया, क्या कोई अंदर है? वसीम ने उसे शांत रहने का इशारा किया। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े और गोदाम के अंदर झांकने लगे। अंदर की हल्की रोशनी में उन्हें दो परछाई हिलती हुई दिखी। कोई वहां पर मौजूद था। कौन हो सकता है? चंदन ने धीरे से पूछा। वसीम ने धीरे से कहा, जो भी हैं वो लोग या तो हमें देख चुके हैं या फिर हमें देखने ही आए हैं। तैयार रहो। चंदन और वसीम दोनों सतर्क हो गए थे। अब वे किसी भी स्थिति के लिए तैयार थे।
मामला गहरा हो गया था और माही को ढूंढने का यह सफर और भी खतरनाक हो चुका था। क्या होगा आगे? क्या वो लोग असली दुश्मन तक पहुंच पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों 243वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। चंदन और वसीम उस वीरान गोदाम के आसपास पहुंच गए थे। अंधेरी रात में वो वीरान गोदाम अपने रहस्यों को समेटे खड़ा था। वसीम भाई और चंदन दोनों ही स्थिरता से चारों ओर नजर घुमा रहे थे, जैसे किसी सुराग की तलाश कर रहे हों। उनका मन अनजाने भय और उम्मीद के बीच झूल रहा था। अचानक गोदाम के अंदर से कुछ हलचल सुनाई दी। उन्होंने झांक कर देखा तो वहां उनके आदमी खड़े थे। वो घबराए हुए थे और वसीम भाई को देखते ही आगे बढ़े। भाई, वो ट्रक ड्राइवर राजू हमें चकमा देकर भाग रहा था। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हाथ जरा भी भारी पड़ गया। अब वो बेहोश पड़ा है। हमें उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाना होगा, वरना उसकी जान जा सकती है। उनमें से एक आदमी ने घबराते हुए कहा। वसीम भाई का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए डांटते हुए कहा, हम यहाँ किसी को मारने नहीं आए। हमारा मकसद सिर्फ माही मैडम को ढूंढना है। जाओ उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, और उसके बीवी बच्चों का क्या होगा ये भी सोचो। उनके शब्दों में अधिकार और चिंता दोनों झलक रहे थे। उसके बाद वो आदमी सिर झुकाकर वहां से चले गए। अब गोदाम के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। चंदम ने वसीम भाई की ओर देखा। अब क्या करे भाई? माही मैडम का तो कोई सुराग नहीं मिला। हम और कहाँ खोजे? वसीम भाई भी सोच में पड़ गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर सोचने लगे। उन्होंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश छिपी थी। उनके दिमाग में कई विचार उमड़ रहे थे। आखिरकार उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हमें मालिक से बात करनी चाहिए। अब वो ही बता सकते हैं कि हमें आगे क्या करना होगा। चंदन को भी यही सही लग रहा था। उसने हामी भरी और तुरंत अपना फोन निकाला। उसने युवराज का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ युवराज अपने कमरे में बेचैनी से बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका मन भारी था, दिल में दर्द और एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। उसकी आंखों में नमी थी और मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। उसे माही की यादें परेशान कर रही थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने देखा चंदन कॉल कर रहा है तो उसने जल्दी से फोन उठा लिया। हेलो चंदन। युवराज की आवाज में घबराहट और उम्मीद दोनों झलक रही थी। बताओ क्या पता चला? सर, हमने उस ट्रक और ब्लैक मर्सिडीज को ट्रैक कर लिया है। वो गाड़ी अभी भी ट्रक में ही खड़ी है। लेकिन लेकिन माही मैडम का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। हमारी इन्वेस्टिगेशन फिर से वहीं पर आकर रुक गई जहां से हमने शुरू किया था। अब हमें समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, चंदन ने कहा। उसकी आवाज में असमंजस झलक रही थी। युवराज ने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखों के सामने माही का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। एक वक्त था जब उसकी हर सुबह माही की आवाज से जगती थी, और अब उसके होने न होने से खबर भी नहीं मिल रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मन में कई ख्याल आते जा रहे थे। आखिरकार उसने कहा, अब हमें ट्रक की मूवमेंट को ट्रैक करना होगा। यह पता लगाओ कि वो ट्रक इसके बाद कहां कहां गया था। पूरे हाईवे की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। मुझे यकीन है कि हमें कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। माही के बारे में पता लगाना ही होगा। चंदन और वसीम को जैसे ही युवराज का निर्देश मिला, वो तुरंत अपने काम में लग गए। उधर युवराज ने फोन काट दिया और फिर से माही की यादों में डूब गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसे ने खिड़की के बाहर से देखा और रात का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। लेकिन मन में एक आशा की लो जल रही थी कि माही जिंदा है। वो उसे ढूंढ निकालेगा। उसकी आंखों के सामने माही की हंसती हुई सूरत सामने आने लगी। उसकी शादी का दिन, माही की शर्माती हुई मुस्कान, उसके साथ बिताए गए हर लम्हे ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था। अगर मैंने माही को खो दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, युवराज ने खुद से कहा। उसकी मुट्ठियां भींच गई। उसके अंदर तूफान उठ गया था। अब वो किसी भी हालात में सच्चाई सामने लाना चाहता था। माही कहीं ना कहीं तो जरूर थी, उसे ढूंढना ही होगा। कमरे में अकेले बैठा युवराज अपने हाथों को देख रहा था। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। उसका मन चित्कार कर रहा था और माही खतरे में है। कहीं ना कहीं किसी अंधेरे कोने में उसकी सांसें अटकी हुई है और वो इसका इंतजार कर रही है। युवराज की आंखों में दृढ़ निश्चय था, जब तक माही नहीं मिलती मैं चैन से नहीं बैठूंगा, उसने खुद से कहा। इसी बीच उधर कपूर मैंशन में घना अंधेरा फैला हुआ था। घर के हर कोने में सन्नाटा पसरा था, जैसे कोई अनकही उदासी चारों ओर अपना कब्जा जुमा चुकी हो। कमरे के एक कोने में अपने बिस्तर के पास अनजाने दर्द से झूंझ रही अंजलि कपूर बैठी हुई थी। उसके बिखरे बाल उसके चेहरे पर पड़े थे और उसका पूरा चेहरा फैले हुए काजल और आंसुओं से धुंधला हो चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थी, जो इस बात का सबूत थी कि वो न जाने कितनी देर से रो रही थी। शराब का नशा उसके सिर पर पूरी तरह से चढ़ चुका था और वो अपनी सुध बुध खो गई थी। उसने हार मान ली थी। अब साफ हो चुका था कि वो कभी भी युवराज को हासिल नहीं कर पाएगी। युवराज को पाने के लिए वो क्या क्या नहीं किया था उसने।
पर जब उसे लगा कि माही के जाने के बाद युवराज सिर्फ उसका हो जाएगा, तभी बीच में टीना आ गई। उसकी दुनिया फिर से बिखर गई। अब उसके सामने ये सबसे बड़ा सवाल था कि वो टीना को कैसे हटाएगी, कैसे युवराज की जिंदगी से उसे दूर करेगी। अब कोई रास्ता उसे सूझ नहीं रहा था। नीचे हॉल में उसके पिता चिराग कपूर चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखों में निराशा और चिंता झलक रही थी। वो अपने बेटे के यह हालात देखकर टूट चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अंजलि की स्थिति से बाहर कैसे उसको निकाल लेंगे। वो कभी अपनी बेटे को इस कदर टूटते हुए नहीं देखना चाहते थे। तभी घर का दरवाजा खुला और राघव अंदर आया। राघव अंजलि का सबसे अच्छा दोस्त, जो उसकी हर खुशी और दर्द का साथी था। वो सीधा चिराग कपूर के पास आया और चिंतित स्वर में बोला, अंकल, अंजलि कहाँ है? चिराग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी निराश आंखों से ऊपर की ओर इशारा कर दिया। राघव ने तुरंत अंजलि के कमरे की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वो जल्दी से ऊपर आकर इसने दरवाजे को हल्का सा धकेला, कमरे के अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। अंजलि फर्श पर बैठी थी। उसकी हालात देखकर उसको तरस आ रहा था। उसके हाथ में अब भी शराब का गिलास था, जो आधा खाली हो चुका था। कमरे में चारों तरफ टूटे हुए कांच के टुकड़े पड़े थे और वातावरण में शराब की तेज गंध भरी हुई थी। राघव तेजी से आगे बढ़ा और अंजलि के पास घुटनों के बल बैठ गया। अंजलि, ये क्या कर रही हो तुम? उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। अंजलि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, एक ऐसी उदासी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। राघव, राघव, मैं हार गई हूँ। युवराज मेरा कभी भी नहीं हो सकता। माही नहीं रही, फिर भी वो सिर्फ टीना के बारे में सोच रहा है। और मैं कहीं नहीं हूँ। उसकी दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं है राघव। उसके शब्दों के साथ ही उसके एक आंसू की वे उसके गालों पर लुढ़क गई। राघव ने उसके हाथ से गिलास छीन लिया, उसे मजबूती से पकड़कर कहा, अंजलि, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें अपनी जिंदगी खुद बनानी होगी। तुम सिर्फ युवराज के बिना अधूरी नहीं हो, तुम खुद में पूरी हो। तुम्हें इस हालात में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। अंजलि हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द और कड़वाहट थी। राघव, राघव, तुम नहीं सोचोगे, तुम नहीं समझोगे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस एक ही व्यक्ति के लिए जी है, युवराज के लिए। और जब वो मेरा हो ही नहीं सकता, तो मैं इस जिंदगी का क्या करूंगी? उसने रोते हुए कहा। राघव ने गहरी सांस ली, उसके चेहरे के आंसू पहुंचे और फिर कहा, अंजलि, मैं तुम्हारा दोस्त हूं और मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। अगर तुमने खुद को और तकलीफ दी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसने उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की। चिराग कपूर दरवाजे पर खड़े ये सब देख रहे थे। उन्होंने पहली बार अपने बेटे की आंखों में थोड़ा बदलाव देखा। हो सकता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ हो सकता है कि राघव ही वो सहारा हो जो अपनी बेटी के लिए उनको गहरे अंधेरे से बाहर निकाल जाएगा। अंजलि, क्या तुम जानती हो कि युवराज इतनी जल्दी टीना से शादी क्यों कर रहा है? राघव ने उसे सहारा देते हुए कहा। अंजलि ने अपनी भीगी आंखों से राघव की ओर देखा और कांपती आवाज में बोली, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि युवराज मुझसे दूर जा रहा है। वो दर्द और असहायता से कांप रही थी। राघव झुका और उसके कानों में धीमे लेकिन गंभीर स्वर में बोला, टीना उसे ब्लैकमेल कर रही है। अंजलि की आंखें चौड़ी हो गई। नशा पूरी तरह से कफूर हो गया और अंजलि की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका पूरा शरीर सुन पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। क्या क्या कह रहे हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। राघव ने उसकी तरफ देखते हुए गंभीरता से कहा, हाँ, टीना ने ये दावा किया है कि जिस दिन माही का अंतिम संस्कार हुआ था, उस दिन जब युवराज अपने होश में नहीं था, उसने उसे बेहोश करके उसके साथ जबरदस्ती की। और अब जब वो मां बनने वाली है, तो युवराज को मजबूरन उसे शादी करनी पड़ रही है। और यकीन मानो, युवराज उस दिन होश में नहीं था। टीना का कहना है कि उसी रात उसने उसे बेहोश कर दिया और फिर अंजलि की सांसें तेज हो गई। उसका दिमाग अब पहले से ज्यादा तेजी से दौड़ने लगा था। क्या क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो कि यह सच नहीं है? उसने बेसब्री से पूछा। राघव ने उसकी आंखों में गहराई में झांका और दृढ़ता से कहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। यह जानकारी मैंने सिंघानिया हाउस के पुराने नौकर से पता की है। मैंने उसे पैसे देकर सच्चाई उगलवाई। अब बस हमें पता लगाना है कि टीना ने यह सब कैसे और क्यों किया। जैसे उसकी साजिश का पर्दाफाश होगा, युवराज की जिंदगी से वो बाहर हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी में युवराज लौट आएगा। क्या होगा दोस्तों आगे? क्या अंजलि फिर से कोई नई प्लानिंग करेगी और युवराज को हथिया लेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 244वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। राघव की बात सुनकर अंजलि की आंखों में नमी आ गई।
लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे बल्कि उम्मीद के थे। उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई, दिल में एक नई आस जग उठी थी। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसे यकीन था कि टीना झूठ बोल रही है, लेकिन उसे इस बात का सबूत चाहिए था। वो किसी भी कीमत पर युवराज से अपना अपना बनाना चाहती थी और उसके दिल में धड़कनें तेज हो गई थी। राघव, राघव, हमें कुछ करना होगा। हमें जल्द से जल्द इस सच को सबके सामने लाना होगा। मैं युवराज को नहीं खो सकती। मैं टीना की इस चाल का पर्दाफाश करके रहूंगी। अंजलि की आवाज में इस बार मजबूती और कॉन्फिडेंस था। राघव ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाया। बस यही हिम्मत चाहिए थी। हम दोनों मिलकर इस झूठ की परतें खोलेंगे और टीना का असली चेहरा सबके सामने लाएंगे। अंजलि के अंदर अब नया जोश था। वो जानती थी कि आसान नहीं होगा, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपने प्यार को बचाने के लिए तैयार थी। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन अंजलि के दिल की एक उम्मीद का नया सूरज उगने लगा था। उधर सिंघानिया हाउस की लंबी गहरी रात में हर कोई अपने कमरे में सो चुका था। हवाओं में एक अजीब सी नीरवता थी, लेकिन युवराज सिंघानिया की आंखों में नींद कोसों दूर थी। वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, बिस्तर पर अपनी कोहनियों के सहारे झुका हुआ। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। नींद में कमी से और उसके उठते तूफान से उसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। कमरे में हल्की हल्की पीली रोशनी में उसके चेहरे की छाइयां और भी गहरी दिखाई दे रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और सांसें तेज चल रही थी। सामने माही का मासूम चेहरा घूम रहा था। वो हंसती हुई उसकी बाहों में सिमटी हुई। उसकी आंखों में बस सपने, लेकिन अब बस वो एक अधूरी याद बनकर रह गई थी। हर बार जब वो टीना से होने वाली शादी के बारे में सोचता, तो दिल किसी अजनबी अनजाने दर्द से भर उठता। ऐसा लगता कि जैसे वो माही को धोखा दे रहा है। क्या मैं सच में टीना से शादी कर सकता हूँ? क्या मैं माही के बिना जिंदा रह सकता हूँ? हर सवाल उसे बेचैन कर देता था। वो अचानक से उठा। उसके पास रखे विस्की की बोतल उसने उठा ली। वो जानता था कि इस शराब में कोई हल नहीं, लेकिन कम से कम कुछ देर के लिए दर्द को भुलाने का जरिया तो बन सकता है। उसने कांपते हाथों से गिलास में शराब डाली और धीरे धीरे घूंट भरने लगा। गर्म शराब जैसे ही उसके गले में नीचे उतरी, उसके दिल में जलती आग और तेज हो गई और जबरदस्ती अपनी यादों को टटोलने लगा। वो उस रात को याद करना चाहता था जब टीना ने उस पर इल्जाम लगाया था कि उसने उसके साथ जबरदस्ती की है, लेकिन दिमाग का हर कोना खाली ही था। मुझे ये याद क्यों नहीं आ रहा? अगर मैंने सच में कुछ किया होता तो मुझे याद क्यों नहीं? नहीं, ऐसा मैंने किया ही नहीं। लेकिन अगर मैं याद नहीं कर पा रहा तो फिर वो कौन था? क्योंकि टीना की हालात भी वैसी ही थी। ये सोचते सोचते गुस्से में वो कांपने लगा। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। अपने बालों को उसने जोर से मुट्ठी में पकड़ा और जमीन पर बैठ गया। आंखें बंद कर ली, सांसें तेज हो गई। तभी उसने गुस्से में हाथ पकड़ा और कांच का भरा गिलास सामने जमीन पर फेंक दिया। चटाक! सामने जमीन पर कांच के टुकड़े बिखर गए, जैसे उसकी जिंदगी की टूटी हुई हरकतें हकीकत सामने आ रही हो। वो कुछ ही देर तक फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों को देखता रहा। उसका प्रतिबिंब अब आईने में नहीं बल्कि उन टूटे हुए टुकड़ों में बिखरा हुआ था, बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह। अचानक एक उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं सच का पता तो लगा कर रहूंगा। अगर मैं दोषी नहीं हूं तो किसी और ने यह सब किया होगा। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई, गुस्से की, नफरत की और सच को सामने लाने की। उठा, उसने अपने हाथ से बहते हुए खून को नजरअंदाज करते हुए खिड़की के बाहर देखता रहा। रात अब उतनी ही काली थी, लेकिन अब उसके अंदर एक नया इरादा जन्म ले चुका था। सुबह की पहली किरण जब सिंघानी हाउस की खिड़कियों के अंदर आई, तो पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से नहा उठा। हल्की हल्की ठंडी हवा के झोंके पर्दों को थिरका रहे थे और कमरे में एक अजीब सी ताजगी महसूस हो रही थी। टीना की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने गहरी सांस ली और लंबी अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ गई। आज का दिन उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। उसका सपना, उसके किसी न जाने कितनी बार उसने कल्पना की थी, आज उसका सपना पूरा होने वाला था। आज उसकी और युवराज की शादी होने जा रही थी। वो दिन जिसके लिए न जाने उसने कितने सपने देखे, कितनी साजिशें रची, आज आखिरकार उसका यह सपना सच होने जा रहा था। वो मुस्कुराई और बिस्तर से उतरकर सीधे वॉशरूम में चली गई। कुछ मिनटों के बाद जब वो तरोताजा होकर बाहर निकली, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे किसी विजेता की चमक होती है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कहीं एक छुपा हुआ डर भी था। कुछ गलत करने के बाद किसी को जैसे डर लगता है कि कहीं राज न खुल जाए, वैसा डर उसकी आंखों में दिख रहा था। वो अपने ख्यालों में खोई ही थी। तभी अचानक टक टक कमरे की आवाज पर दरवाजे ने किसी ने दस्तक दी। टीना चौंक कर अपनी सोच से बाहर आई। उसने अपनी आवाज को मुलायम बनाते हुए कहा, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला और भीतर आई सबरा। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें एक गर्मा गर्म कॉफी और एक गिलास जूस रखा हुआ था। उसने ट्रे को बेड पर पास टेबल पर रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा,
टीना बेबी, मैं आपके लिए जूस और कॉफी लेकर आई हूँ। मुझे नहीं पता कि आप पहले सुबह क्या लेती हैं, इसलिए मैं दोनों ही ले आई। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई खास गर्मजोशी नहीं थी। सबरा की बात सुनकर टीना ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके होठों की मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उसने सबरा की आंखों में देखा और फिर गंभीर स्वर में कहा, सबरा, तुम मुझे टीना बेबी क्यों बुला रही हो? अब से मैं इस घर की बहू बनने जा रही हूँ, तो मुझे बहू रानी कहो ना, जैसे तुम माही को कहा करती थी। टीना की आंखों में चमक थी, लेकिन सबरा के चेहरे पर एक अजीब सी संकोच और असहजता थी। उसकी आंखों में एक पुरानी याद का साया था, जिसने उसे कुछ पल के लिए गुमसुम कर दिया था। उसका चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उसने अपनी आंखें नीची कर ली और कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसने धीरे से सिर झुकाते हुए कहा, मुझे माफ कीजिए टीना बेबी, मैं आपको बहू रानी नहीं कह सकती। टीना के माथे पर हल्की शिकन उभरा है। उसने उत्सुकता से पूछा, क्यों? सबरा ने आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, क्योंकि मेरे लिए इस घर की एक ही बहू रानी थी और वो ही रहेगी, माही बिटिया। मैं आपको ही नहीं बल्कि किसी और को भी इस नाम से नहीं बुला सकती। ये कहते कहते सबरा की आंखें भर आई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या हुआ अगर वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन हमारे दिलों में तो हमेशा जिंदा रहेगी। उसकी आवाज में एक अटूट सम्मान झलक रहा था, एक ऐसा सम्मान जो केवल माही के लिए था। मैं आपको मालकिन या बड़ी बहू कह सकती हूँ, लेकिन बहू रानी कभी नहीं। ये सुनकर टीना के चेहरे पर एक पल के लिए गुस्से की झलक आ गई, लेकिन उसने तुरंत अपनी भावनाओं को काबू किया। वो छोटी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है सबरा, जैसा तुम्हारा दिल चाहे, तुम मुझे जो भी कहकर बुलाना चाहो वो कह सकती हो। सबरा ने सिर झुकाया और ट्रे वहीं पर रखकर चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। जैसे सबरा बाहर गई, टीना की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसने सामने रखे कॉफी का कप को उठाया और धीरे धीरे आईने में सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने प्रतिबिंब को देखा और एक लंबी सांस ली। उसने खुद को गौर से देखा, फिर उसने उसके होठों पर एक ठंडी और रहस्यमय मुस्कान आ गई। उसने धीरे धीरे फुसफुसाते हुए कहा, माही, तुम मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हो ना? उसकी आंखों में एक गुस्से की एक अनोखी चमक थी। उसने कॉफी की घूंट पी और कहा, लेकिन कोई बात नहीं, बस एक बार मेरी शादी तो हो जाने दो युवराज से, फिर देखना मैं इस घर से तुम्हारा नाम और तुम्हारी यादें हमेशा के लिए मिटा दूंगी। तुमने मेरी जिंदगी में जो जगह ले रखी थी, अब वो नहीं मेरी ही होगी, और इस बार कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो हल्के हल्के कॉफी की चुस्कियां लेने लगी और खुद को आईने में निहारती रही, मानो खुद को यकीन दिला रही हो कि अब उसे कोई नहीं हरा पाएगा। उसके भीतर जैसे कोई भूचाल मच गया था। उधर हॉस्पिटल के सफेद कमरों के सुबह की हल्की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। खिड़कियों से छनकर आती सूरज की किरणें हॉस्पिटल के ठंडे माहौल को थोड़ी सी और गर्माहट घोल रही थी। शिवानी धीरे धीरे आंखें खोल रही थी। रात भर जगने की उसकी वजह से आंखों में उसकी थकान भी आ रही थी, लेकिन इस वक्त उसे अपनी थकान की परवाह नहीं थी। उसने अपनी बाईं ओर देखा, राधिका अभी भी बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की शांति थी। शिवानी ने एक लंबी सांस लेते हुए सोचा, लेकिन उसकी बेचैनी की वजह सिर्फ राधिका की तबीयत नहीं थी। उसका मन किसी और उलझन में फंसा हुआ था। वो धीरे से उठी और कमरे के कोने में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में चिंता और घबराहट का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। क्या मुझे आदित्य को बता देना चाहिए कि टीना और युवराज की शादी हो रही है? उसके दिल और दिमाग के बीच एक जंग छिड़ी हुई थी। अगर मैं आदित्य को बता दूंगी तो गुस्से में कुछ भी कर सकता है, और अगर नहीं बताऊंगी तो क्या सही रहेगा? उसका मन इस अजीब सी दुविधा में पड़ गया था। वो जानती थी कि आदित्य युवराज को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अब अगर आदित्य को यह पता चला कि युवराज टीना से शादी करने जा रहा है तो यकीनन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन लेकिन अगर मैं चुप रही और बाद में आदित्य को खुद पता चला तो वो मुझे माफ नहीं कर पाएगा। उसका सिर दर्द से फटने लगा था। अब क्या करेगी शिवानी? क्या शिवानी आदित्य को बता देगी, या फिर आदित्य कुछ और ही प्लानिंग कर रहा है? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, 245वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। हॉस्पिटल के शांत गलियारों में हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थी। मशीनों की बीप बीप करती आवाजें और दूर से आती डॉक्टरों की फुसफुसाहट माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। सुबह की हल्की धूप खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। शिवानी अभी भी सोच रही थी कि वो टीना और युवराज की शादी के बारे में आदित्य को बताए या नहीं। तभी उसके कमरे में बाहर हल्की सी आवाज आई। आदित्य भी हॉस्पिटल आ चुका था और किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज में भी हल्का सा गुस्सा झलक रहा था। बाहर से शांत दिखने वाला वो शख्स अंदर से तूफान से घिरा हुआ था। जैसे उसने अपने फोन पर सुना कि युवराज और टीना की शादी हो रही है, उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी
जो उसकी धड़कनों को और तेज कर रही थी। ये कैसे हो सकता है? उसने गुस्से में कहा। फोन पर उसकी आवाज में गुस्से की तीव्रता साफ झलक रही थी। युवराज और टीना इतने नीचे कैसे गिर सकते हैं? क्या वे दोनों माही के जाने का ही इंतजार कर रहे थे? उसका दिल दर्द से तड़ उठा। उसे याद आया कि जब वो उस दिन टीना ने उस पर झूठे इल्जाम लगाए थे, जब उसने पूरी दुनिया के सामने उसे एक बुरा इंसान साबित कर दिया था, वो दिन उसके जिंदगी का सबसे काला दिन था। मैं कहता था ना, टीना ने मुझे सिर्फ युवराज के लिए छोड़ा है, और अब उसके सामने सच आ गया है। उसका सिर चकराने लगा था। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे लग रहा था कि उसकी धड़कन किसी एक पल रुक जाएगी। वो वहीं पास रखी कुर्सी पर धप से बैठ गया। दोनों हाथों से उसने अपना सर पकड़ लिया। शिवानी दूर से सब देख रही थी। उसे आदित्य की हालात देखकर चिंता होने लगी थी। वो जानती थी कि टीना का नाम सुनते ही आदित्य अपना कापा खो बैठता है। उसके लिए टीना सिर्फ एक बीता हुआ सपना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दर्द था जो अब भी उसके दिल में चुभता ही था। शिवानी ने झटपट से आगे बढ़कर आदित्य के कंधे पर हाथ रखा। आदित्य, हमें जल्दी निकलना होगा, नहीं तो हम देर कर देंगे। चलो डॉक्टर से बात करते हैं। वो जानते थे कि इस वक्त टीना और युवराज की शादी का जिक्र करना आदित्य के लिए जहर से जैसा होगा, इसलिए उसने जानबूझकर इस बात को नजरअंदाज किया और उसे किसी और तरफ से ध्यान देने के लिए कहा। तो आदित्य ने उसकी आवाज सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें ऊपर उठाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वो टूट चुका था, मगर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। शिवानी, मैं सोच भी नहीं सकता कि टीना इतना गिर जाएगी। मैंने उसने अपने दिल में चाहा था शिवानी, लेकिन उसने सिर्फ पैसों के लिए सब हदें पार कर दी। शिवानी ने उसकी आंखों में देखा। उसे सांत्वना देने के लिए उसका हाथ थाम लिया। आदित्य, राधिका अभी हमारी जरूरत है। हमें उसे दिल्ली मेट्रो हॉस्पिटल जल्द से जल्द लेकर जाना होगा। हमें इस वक्त अपने दर्द को साइड में रखना ही होगा। आदित्य, तुम समझने की कोशिश करो। आदित्य ने उसकी बात सुनी और गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें पोंछी और खुद को संभाल लिया। वो जानता था कि वो अपने दर्द में इतना नहीं डूब सकता कि राधिका की हालात भूल जाए। वो अपनी निजी भावनाओं पर साइड में रखकर राधिका की जिंदगी बचाने के लिए खुद को मजबूत करने का फैसला कर चुका था। शिवानी और आदित्य हॉस्पिटल के गलियारों में तेजी से चलते हुए डॉक्टर के कैबिन में पहुंच गए थे। डॉक्टर अपने टेबल पर बैठी हुई थी और फोन पर दिल्ली मेट्रो हॉस्पिटल की डॉक्टर सुनंदा से बात कर रही थी। डॉक्टर सुनंदा को राधिका की सभी रिपोर्ट्स और मेडिकल हिस्ट्री भेज दी गई थी। दोनों डॉक्टर आपस में डिस्कस कर रही थी कि राधिका को किस तरह तक दिल्ली तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। जैसे ही आदित्य और शिवानी अंदर आए, डॉक्टर ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बैठने का इशारा किया। बैठने के बाद आदित्य ने बिना समय गवाए पूछा, डॉक्टर, क्या हम राधिका को अभी दिल्ली मेट्रो हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं? डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि सफर के दौरान उसे कोई झटका न लगे। उसकी हालात अभी स्थिर है, लेकिन उसे किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आदित्य और शिवानी ने राहत की सांस ली। कम से कम उन्हें एक नई उम्मीद तो मिली थी। हम हर सावधानी रखेंगे डॉक्टर, हमें बस बता दीजिए कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है। शिवानी ने उत्सुकता से पूछा। डॉक्टर ने विस्तार से उन्हें समझाया कि कैसे राधिका को स्ट्रेचर पर लेकर जाना होगा, रास्ते में किन चीजों से बचना होगा और उसे हर वक्त मॉनिटर करना होगा। आदित्य और शिवानी ने सारी बातें ध्यान से सुनी और जल्दी से तैयारी करने के लिए बाहर निकल गए। दोनों ने राधिका को शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी। शिवानी ने कमरे में जाकर राधिका को कपड़े चेंज करवाए और उसको स्ट्रेचर पर लेटा दिया। शिवानी और आदित्य दोनों ही हॉस्पिटल के गेट पर बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। अंदर स्ट्रेचर पर लेटी राधिका की हालात स्थिर थी, लेकिन उसके चेहरे पर फीकी पड़ चुकी रंगत और शरीर की कमजोरी उसकी हालात का साफ बयां कर रही थी। आदित्य ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। उसने पहले ही प्राइवेट जेट बुक कर लिया था, जिसमें हर तरह की मेडिकल इमरजेंसी के जरूरी सामान पहले से तैयार करवा दिए गए थे। डॉक्टर की सख्त हिदायत थी कि राधिका को सफर के दौरान किसी भी तरह का झटका या तनाव नहीं होना चाहिए। शिवानी, अब हमें निकलना होगा, आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसकी आवाज में मजबूती थी, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी को छिपा नहीं पा रहा था। शिवानी ने हल्का सा सिर हिलाया और तुरंत नर्स और वार्ड बॉय को इशारा किया। एम्बुलेंस का दरवाजा खुला और सावधानी पूर्वक स्ट्रेचर को अंदर डाल दिया गया। राधिका के शरीर से जुड़ी सभी मॉनिटरिंग मशीनें चालू कर दी। उसकी धड़कनें स्थिर थी, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत और नाजुक स्थिति देखकर शिवानी की आंखें नम हो गई थी। राधिका, बस थोड़ी और हिम्मत रखो, हम तुम्हें जल्द से जल्द दिल्ली लेकर जा रहे हैं। शिवानी ने राधिका का हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। आदित्य ने एम्बुलेंस में बैठते ही डॉक्टर को एक बार फिर राधिका की स्थिति के बारे में पूछा। डॉक्टर, क्या हमें सफर के दौरान किसी और चीज का ध्यान रखना होगा? डॉक्टर ने सिर हिलाया। सिर्फ इस बात का ख्याल रखें
कि कोई और ऐसा उसको इमरजेंसी और ऑक्सीजन ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग लगातार होती रहे। हमने आपको जरूरी दवाइयाँ और सपोर्ट सिस्टम दे दिया है, कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत मुझसे संपर्क कर लेना। आदित्य ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और एम्बुलेंस के दरवाजे बंद कर दिए। ड्राइवर ने पहले ही निर्देश मिल चुके थे और धीरे से सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाई। एम्बुलेंस में बैठते ही आदित्य ने एक बार फिर राधिका की ओर देखा। उसका मन अशांत था और इतने सालों में उसने कभी राधिका को इस हालात में नहीं देखा था। बचपन से लेकर आज तक वो उसके साथ थी और आज उसे बचाने के लिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था। शिवानी ने आदित्य के चेहरे की बेचैनी भांप ली। वो जानती थी कि आदित्य अंदर ही अंदर टूट रहा है, लेकिन उसे यह भी पता था कि इस समय उसे मजबूत बने रहना होगा। उसने हल्की आवाज में कहा, आदित्य, सब ठीक हो जाएगा, हमें बस हिम्मत रखनी होगी। आदित्य ने बस उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। हमें हिम्मत तो रखनी ही होगी शिवानी, क्योंकि अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है। एम्बुलेंस धीरे धीरे एयरपोर्ट की ओर बढ़ रही थी। बाहर सड़कें सुनसान थी, सिर्फ स्ट्रीट लाइट का हल्का सा उजाला फैला हुआ था। आदित्य की नजरें खिड़की के बाहर अंधेरे में कहीं दूर खो गई। उसके दिमाग में अनगिनत ख्याल उमड़ रहे थे और टीना और युवराज की शादी, राधिका के हालात और उसके संघर्ष को बयां कर रही थी। वो सोच रहा था कि उसके सामने ऐसा उसने कौन सा पाप कर दिया कि उसकी जिंदगी बार बार इतनी कठोर परीक्षा ले रही थी। क्या उसकी किस्मत थी? पहले टीना का धोखा और अब राधिका के हालात, वो अंदर से पूरी तरह से टूट गया था। लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था, उसे लड़ना था और हर परिस्थिति और हर मुसीबत से उसे लड़ना ही पड़ेगा। शिवानी जो अब तक चुपचाप थी, उसने धीरे से आदित्य का हाथ थामा। तुम्हें खुद को संभालना होगा आदित्य, राधिका को हमारी जरूरत है। आदित्य ने उसकी बात पर हल्की सी मुस्कान दी, जो सिर्फ दिखावे के लिए थी। वो जानता था कि शिवानी सही कह रही थी। कुछ ही देर में वो लोग एयरपोर्ट आ गए। एयरपोर्ट के प्राइवेट टर्मिनल से पहले ही मेडिकल टीम और प्राइवेट जेट तैयार था। जैसे एम्बुलेंस रुकी, दो मेडिकल असिस्टेंट स्टेटस लेकर दौड़ते हुए आई। आदित्य ने जल्दी से एम्बुलेंस का दरवाजा खोला और राधिका को सावधानी पूर्वक उतार दिया। प्राइवेट जेट के अंदर जाते ही आदित्य ने चैन की सांस ली। जेट में सारी सुविधा पहले से तैयार करवा दी गई थी। एक तरफ मॉनिटरिंग सिस्टम था जो राधिका के हर हालात पर नजर रख रहा था। डॉक्टर ने जल्दी से उसकी स्थिति की जांच की, आदित्य को आश्वस्त किया कि उसकी हालात स्थिर है। शिवानी ने भी राहत की सांस ली, लेकिन उसका मन अभी भी चिंतित था। उसने आदित्य की ओर देखा, जो अब भी खोया हुआ था। आदित्य, उसने हल्की आवाज में कहा। आदित्य ने चौंक कर उसकी ओर देखा और कहा, हाँ शिवानी, अब जब हम उड़ान भरने वाले हैं तो शायद तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, शिवानी ने सुझाव दिया। आदित्य ने सिर हिलाया, लेकिन उसे पता था कि नींद उसके आसपास नहीं थी। वो अपने सीट पर बैठा और एक गहरी सांस ली। कुछ ही देर में जेट ने टेक ऑफ कर दिया। नीचे पूरा शहर छोटा सा छोटा होता जा रहा था और उनके सामने एक नई मंजिल थी, दिल्ली। ऐसे बीच उधर सिंघानिया हाउस में युवराज अपने कमरे में सोफे पर चुपचाप बैठा था। उसके चारों ओर सजे धजे माहौल की चकाचौंध थी, लेकिन उसके भीतर घना अंधेरा पसरा हुआ था। आज उसकी शादी थी, लेकिन उसका मन इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसकी आंखें किसी शून्य में किसी अनदेखी चीज को ताक रही थी, मानो अपने अतीत में कहीं खो गया हो। उसकी आंखों के सामने वही मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था, माही का चेहरा। उसकी वो मासूम हंसी, वो चंचल आंखें जो हर बार उसे एक नई दुनिया में ले जाती थी। माही की यादें अब उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। वो सोचने लगा, अगर माही होती तो क्या होता? क्या वो मुझे इस हालात में देख पाती? क्या वो मुझसे नाराज होती? युवराज ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें गहरी होती जा रही थी। उसके दिमाग में माही की पहली मुलाकात का दृश्य उभर आया। वो खूबसूरत शाम थी, सूरज की पहली लालिमा समेट रहा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। युवराज अब मुस्कान में खो गया था। पहली बार उसे ऐसा लगा था कि किसी की मौजूदगी में उसके अंदर के शोर को शांत कर दिया हो। क्या होगा अब आगे दोस्तों? क्या लगता है आपको ये शादी सफलतापूर्वक हो पाएगी या नहीं, या फिर कोई और ही बीच में अड़चन आ जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।